हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र वत्स आरवी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो हमारा आरवी क्लासेस के ऊपर वो है रेलवे एनटीपीसी जनरल साइंस फिजिक्स से संबंधित टॉपिक, जिसका नाम है मापन एवं गतिकी पार्ट नंबर 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो, पार्ट 1 जो है मापन एवं गतिकी का, वो आरवी क्लासेस बाय रविंद्र वत्स के ऊपर मैंने अपलोड कर दिया है। जिस बच्चे ने नहीं देखा वो जाके आरवी क्लासेस के ऊपर देख सकता है। अगर हमारे वीडियोज जो हैं आपको अच्छे लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जितनी भी मैं वीडियो डालूँ नई मैथ, रीजनिंग और जीएस से संबंधित, वो आपको टाइम से मिल सकें। चलो चलते हैं। पार्ट 1 में हमने न्यूटन्स के लॉ तक पढ़ा था, तो आज शुरुआत करते हैं उसी क्वेश्चन से और पार्ट नंबर 2 को आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके पास स्क्रीन के ऊपर। 10 सेकंड फिर से वही काम करूंगा मैं, 10 सेकंड आपको दूंगा सोचने के लिए। अपनी कॉपी पेन उठा के और एक बारी आंसर लिखते रहें, लॉजिक सोचते रहें, फिर इसका आंसर मैं बता दूंगा आपको। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन आपके आर्किमिडीज, सेकंड ऑप्शन न्यूटन, थर्ड ऑप्शन आइंस्टीन और डी ऑप्शन है डार्विन। 10 सेकंड है, सोचें एक बारी, फिर इसका आंसर मैं बताता हूं आपको क्या आना चाहिए। देखिए, पिछली क्लास पार्ट 1 में मैं बता चुका हूं। इस क्वेश्चन को एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं यहीं से। गति के नियम बात करें या बात करें लॉज ऑफ मोशन, गति के नियमों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। तो वो किसके द्वारा दिए गए थे? वो दिए गए थे हमारे एक साइंटिस्ट हुए जिसका नाम था सर आइजक न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन ना, क्या नाम था उनका? सर आइजक न्यूटन। कब दिए? 1687, 1687 ईस्वी के अंदर उन्होंने 3 लॉ दिए थे, यानी कि 3 गति के नियम बताए थे। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। वेरी फेमस लॉ नॉन इन द फिजिक्स, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। गति के नियम की अगर बात करें तो 3 मेन नियम थे। गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम और गति का तीसरा नियम। डिस्कस करेंगे जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ, तो मैं उन सभी को डिस्कस कराता रहूँगा, या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहेंगे तो वहाँ डिस्कस करते रहेंगे। तो पहली बात तो, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने किया। सर आइजक न्यूटन इनका कंप्लीट नाम था। कब किया? 1687, 1687 में। और सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया था इन तीनों नियमों का अपनी बुक के अंदर, और उस बुक यानी कि पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। क्या नाम था? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया जो है उस बुक का नाम था। क्लियर? तो ध्यान रखें, यहाँ पे न्यूटन के गति के जो नियम हैं वो बुक प्रिंसिपिया में बताए गए। और कब बताए गए? 1687 के अंदर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 10 सेकंड है, सोचे एक बारी, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? पहला ऑप्शन त्वरण, दूसरा ऑप्शन बल, तीसरा ऑप्शन ऊर्जा, चौथा है एक समान गति। चलो, आई होप आपने सोच लिया होगा। पहले देखें इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा। इन चारों में से जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक समान गति। क्यों रहेगा वो समझाता हूं आपको। देखो, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन ऑफ द मोशन, तो उन्होंने क्या बताया? कोई भी पदार्थ या वस्तु अपनी उसी अवस्था में रहना पसंद करती है, चाहे वो रेस्ट की पोजीशन हो, चाहे वो मोशन की पोजीशन हो। रेस्ट का मतलब है विराम अवस्था और मोशन का मतलब है गति में। जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम न करे, अगर ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में रहना चाहेगी जब तक कोई बाह्य बल काम न करे। कहने का मतलब, अगर कोई पीछे से फोर्स लगा रखा है, बल लगा रखा है, तो इसकी पोजीशन चेंज होगी, ये यहाँ पे पहुंचेगी। अदरवाइज ये कहाँ है? रेस्ट में है, तो रेस्ट में रहना चाहेगी। इसी टाइप से कोई बॉडी अगर मान लीजिए मोशन में है, ये मूव कर रही है आगे की तरफ, जब तक इस पर कोई बाह्य बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा तब तक ये पोजीशन चेंज नहीं करना चाहेगी। एक्सटर्नल फोर्स क्या काम करेगा? इसको रोकने के लिए आगे की तरफ एक फोर्स लगेगा, तो वो क्या करेगा? इसके मोशन को प्रभावित करेगा, यानी कि इफेक्ट करेगा। तो इसका मतलब न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो यही बताता है, कोई भी वस्तु चाहे वो आपकी विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहती है, अगर कोई मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है।
जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल काम न करे, एक्सटर्नल फोर्स उसको इफेक्ट ना करे। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो यहाँ ऑप्शन जो दिए वो बिल्कुल लॉजिकल थे, बाकी 3 ऑप्शन। त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन, नहीं आएगा आंसर। फोर्स नहीं आएगा, ऊर्जा एनर्जी नहीं आएगा। तो आंसर क्या आएगा? एक समान गति। कहने का मतलब एक समान गति में कोई चीज मूव कर रही है तो वो मोशन में रहना चाहेगी जब तक कोई बाह्य बल उसके ऊपर काम करे। अगर कोई चीज रेस्ट में है, मान लीजिए रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में रहना चाहेगी जब तक कोई बाह्य बल इसके ऊपर काम न करे। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बल, बाह्य बल कार्य सक्रिय न हो। यह है पहला ऑप्शन, न्यूटन का गति का विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम और गैलीलियो का गति विषयक नियम। आई होप पिछले क्वेश्चन में मैं आपको क्लियरली डेफिनेशन बता चुका हूं कि न्यूटन का पहला नियम क्या है। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। आप जल्दी से एक बारी आंसर सोच लें, 10 सेकंड है, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको। चलो, आई होप आपने सोच लिया होगा। तो मैं डेफिनेशन पहले भी बता चुका हूं। गति का जो पहला नियम है उसने क्या बताया था? किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, और कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम न करे। दिस इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, लॉज ऑफ मोशन। तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। न्यूटन की गति का पहला नियम इसको प्रतिपादित करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कालीन से धूल झाड़ते समय हम इसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं, इसका कारण है? पहला ऑप्शन, विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाती है। दूसरा ऑप्शन है, गति का जड़त्व धूल को अलग करता है। तीसरा ऑप्शन है आपका, झटका धूल तथा कालीन के बीच संसंजन बल से मुक्ति प्रदान करता है और धूल दूर हो जाती है। तो बेस्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा वो आपको सोचना है। इनमें से 3 ऑप्शन है आपके पास, चौथा नन ऑफ दीज मान सकते हो आप। तो बताएं, क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूं। कालीन से धूल झाड़ते समय हम इसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं, इसका कारण है? पहला ऑप्शन, विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाए। बी ऑप्शन है, गति का जड़त्व धूल को अलग करता है। और सी ऑप्शन है, झटका धूल तथा कालीन के बीच संसंजन बल से मुक्ति प्रदान करता है और धूल दूर हो जाती है। तो 20 सेकंड है, आप सोचें, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं लॉजिक के साथ। देखिए, आई होप आपने सोच लिया होगा। तो पहले इसका आंसर लगा लेते हैं। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाए। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, अगर मान लीजिए कोई चद्दर मान लें या कालीन मान लें, एक ही बात है, उसमें देखा होगा आपने कई बार धूल जमा हो जाती है बहुत सारी, तो हम उसको झाड़ते हैं। अब झाड़ते हैं तो क्या ऐसी प्रोसेस होती है कि वो धूल हट जाती है? वो प्रोसेस ये होती है, जैसे ही हम झटके से उसको झाड़ेंगे तो अपनी जो कालीन है वो आपकी मोशन में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? मोशन में, यानी कि गति में आ जाएगी। लेकिन जो धूल के कण जो जमे हुए हैं इस कालीन के ऊपर, वो किस में रहते हैं? वो रेस्ट में रहते हैं। क्लियर बात? और रेस्ट में रहने के कारण वो रेस्ट में रहना चाहते हैं। किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन ऑफ मोशन, यानी कि
न्यूटन के आपके गति के नियम के फर्स्ट के अनुसार वो जो कण है वो किस में रहना चाहते हैं, रेस्ट में, लेकिन मोशन में कौन आ गया, आपका कालीन आ गया। तो आपके पास देखो ये जो जड़त्व का नियम काम करता है, जड़त्व जो है जिसको आप जड़त्व बोल रहे हो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं, इनर्शिया, ठीक है। और ये जो फर्स्ट लॉ के ऊपर ही काम करता है, जड़त्व का नियम बोल सकते हो आप या न्यूटन का पहला नियम बोल सकते हो की बात है। तो देखो कोई चीज अगर मोशन में है और उसके चीज अगर उसके ऊपर जो धूल जमी हुई है वो रेस्ट में है तो अपोजिट चीज होगी ना दोनों की दोनों। तो वो मोशन में है तो इस कारण से क्या करेगी, धूल को अलग कर देगी, या जितने भी आपके पास उसके अंदर धूल कण मिट्टी वगैरह होगी वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, जब कालीन को अचानक झटका देते हैं तो कालीन गति अवस्था में आ जाती है, लेकिन न्यूटन के प्रथम नियम से धूल के कण जो जड़त्व, जिसको मैंने क्या बोला, इनर्शिया के कारण किस में रहते हैं, विराम अवस्था में बने रहना चाहते हैं। अतः कालीन की गति में आते ही धूल के कण क्या हो जाएंगे, उससे अलग हो जाएंगे। बस ये जो है इसका मेन कंसेप्ट था कि आपका कालीन तो मोशन में आ जाएगा और धूल के कण किस में रहते हैं, रेस्ट में रहना चाहते हैं, तो इसके कारण वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। क्लियर बात। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता। फिर से वही लॉ, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। यहाँ पे आपके पास किसने कहा था, तो आराम से आंसर दे सकते हो, चारों ऑप्शन में साइंटिस्ट दे रखे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, न्यूटन ने कहा था। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, एवरीबॉडी या every substance remains in the position of a rest or a motion unless or until an external force acts on it is known as the first law of motion। कहने का मतलब ये है कि किसी भी पदार्थ या वस्तु के ऊपर जब तक कोई बाह्य बल काम नहीं करता तब तक वह उसी अवस्था में रहना चाहती है, चाहे वह रेस्ट यानी कि विराम की अवस्था हो, चाहे वह आपकी गति यानी कि मोशन की अवस्था हो। क्लियर बात। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है। ऑप्शन आपके न्यूटन के प्रथम नियम का, दूसरा ऑप्शन न्यूटन के द्वितीय नियम का, तीसरा ऑप्शन न्यूटन के तृतीय नियम का, और चौथा ऑप्शन है संवेग के नियम का। तो 15 सेकंड है, सोचें एक बारी, फिर इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो पहले इसका आंसर देखें क्या आएगा। क्वेश्चन ये है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। देखिए मान लीजिए आपके पास जो बस है, जो बस चल रही है, उस बस के अंदर जो यात्री बैठे हैं, मान लीजिए कोई भी यात्री बैठा है, मान लीजिए इसके अंदर ये जो है यात्री बैठा है। क्लियर। ये यात्री बस इस डायरेक्शन में जा रही है, मान लीजिए ये जो यात्री है इसका जो नीचे का भाग होगा, जो सीट के ऊपर बैठा हुआ है, वो तो रेस्ट में है, लेकिन जो ऊपर का बॉडी पार्ट है वो किस में रहता है, मोशन में रहता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो इसी कारणवश नीचे का रेस्ट में है, तो अगर रेस्ट की चीज अगर आएगी तो वो रेस्ट में रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो शरीर का ऊपर का हिस्सा था, ऊपर का भाग था, वो तो बस के अकॉर्डिंग मोशन में चल रहा है, और जैसे ही यहां से ब्रेक लगेगी, अगर ब्रेक लगेगी तो बस रुकेगी, और बस रुकेगी तो ऊपर वाला तो मोशन में है, तो वो किस में रहना चाहता है, मोशन में रहना चाहता है। तो मोशन में रहने के कारण ये भाग जो हमारे शरीर का ऊपर का भाग है वो क्या करेगा, मोशन में रहने के कारण आगे की ओर झुकेगा, और आगे की ओर झुकेगा। इसीलिए ये होता है कि गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी क्या करती हैं, आगे की ओर झुक जाती हैं। तो ये न्यूटन का कौन सा नियम है, पहला नियम है कि कोई भी वस्तु अपनी उसी अवस्था में रहना चाहेगी, चाहे वो रेस्ट की हो। जैसे हमारे शरीर का नीचे वाला भाग रेस्ट में है तो वो रेस्ट आएगा तो रेस्ट में ही रहेगा, कोई समस्या नहीं। लेकिन ऊपर वाला मोशन में था, लेकिन मोशन में रहना चाहेगा, लेकिन अगर रेस्ट में अगर बस आएगी तो ये आगे की ओर जाएगा, क्योंकि ये मोशन में रहना चाहता है। तो ये कौन सा नियम हो गया, न्यूटन का पहला नियम। क्लियर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व या इनर्शिया की व्याख्या करता है। पहले भी डिस्कस कर चुका हूं।
न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व की या इनर्शिया की व्याख्या करता है? मैं आपको पहले एक बार तीनों नियम दोबारा से बता दूं, कहीं आगे जाके फिर तीसरे नियम की एप्लीकेशन पूछ ले तो आपको पता हो उस चीज़ों के बारे में, ठीक है। देखिए मैं तीनों को एक बारी 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 से बता दूं। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, फर्स्ट नियम की अगर मैं बात करूं, पहले तो इसका आंसर की बात कर लेते हैं। इसका जो आंसर आएगा ए ऑप्शन आएगा, दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ किसके बारे में बताएगा? जड़त्व या इनर्शिया के बारे में व्याख्या करेगा। ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूं तो ध्यान रखें। इनर्शिया मतलब जड़त्व होता है, कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी जब तक कोई उसके ऊपर बाह्य बल काम न करे। क्लियर? अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी जब तक कोई बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर काम न करे। क्लियर? सीधी सी बात है, वस्तु की स्थिति और दिशा में बिना किसी बाह्य बल के परिवर्तन नहीं हो सकता। इतनी बात समझनी है। ये होता है न्यूटन का फर्स्ट नियम, दैट इज द फर्स्ट लॉ। अब देखो सेकंड लॉ को एक्सप्लेन कर दो। सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स होता है वो आपका होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास मतलब द्रव्यमान और एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण। ठीक है, इनका प्रोडक्ट होता है कौन? फोर्स यानी कि बल। और तृतीय नियम क्या बोलता है? तृतीय नियम यानी कि तीसरा जो नियम है, थर्ड लॉ जो है न्यूटन का, वो क्या बोलता है? प्रत्येक क्रिया के सदैव बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कहने का मतलब टेनिस की बॉल को जैसे ही आप नीचे की तरफ या ग्राउंड में मारोगे तो ग्राउंड भी उसके ऊपर सेम फोर्स लगाएगा। कहने का मतलब फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन ये बनेगी, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन के लिए रिएक्शन काम करेगी। एक्शन के लिए क्या काम करेगी? रिएक्शन काम करेगी। जितनी मात्रा में और जिस दिशा में एक्शन होगा उसी दिशा में और उतनी मात्रा में दूसरी बॉडी भी क्या करेगी? रिएक्शन करेगी। क्लियर बात? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसको बोलेंगे न्यूटन का तीसरा नियम। दूसरा नियम क्या बताया? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है वो फोर्स होगा। और प्रथम नियम क्या बताया? दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, या इसको बोलते हैं नियम जड़त्व की व्याख्या करता है या इनर्शिया की व्याख्या करता है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी और मोशन में है तो किस में रहना चाहेगी? मोशन में, जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम न करे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। पहला ऑप्शन द्रव्यमान पर, दूसरा ऑप्शन वेग पर, तीसरा ऑप्शन आयतन पर, चौथा संवेग पर। 10 सेकंड है, सोचिए, फिर इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। चलो, आई होप आपने सोच लिया होगा। क्वेश्चन है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। पहला ऑप्शन द्रव्यमान पर यानी कि मास, दूसरा है वेग पर, तीसरा है आयतन पर, चौथा है संवेग पर। वेग को क्या बोलेंगे? वेलोसिटी पर। दूसरा आयतन यानी कि वॉल्यूम के ऊपर, और तीसरा संवेग यानी कि मोमेंटम। मोमेंटम या संवेग बोले एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए, वस्तु का जो जड़त्व है वो मेनली जो है इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर रहेगा वो बताता हूं आपको पहले। इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन, दैट इज द्रव्यमान पर। कहने का मतलब ये है कि जड़त्व जो होता है, इनर्शिया जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीधे समानुपाती होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मास के। इनर्शिया जो होगा वो सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मास के। जितना ज़्यादा मास यानी कि द्रव्यमान ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा इनर्शिया यानी कि उसके पास द्रव जो इनर्शिया है या जड़त्व जो है वो ज़्यादा होगा। क्लियर बात? यानी कि कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो उतनी ज़्यादा टाइम तक रेस्ट में रह सकती है या उतना ज़्यादा इनर्शिया उसका ज़्यादा होगा या जितना उसका मास होगा। क्लियर? जब तक कि कोई बाह्य बल उसके ऊपर आरोपित ना हो, ये बात भी ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कई बार बच्चे इसको गलत कर जाते हैं, तो एक बार देखिए, रेलवे ने कई दफ़ा इसको पूछा था तो अब भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखें इसको। पहला ऑप्शन है गैलीलियो, दूसरा न्यूटन, तीसरा आर्किमिडीज, चौथा इनमें से कोई नहीं। कई 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जो डायरेक्ट इसका आंसर न्यूटन लगाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा जड़त्व का नियम सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले दिया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गैलीलियो के द्वारा।
जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। बाद में कुछ टाइम बाद न्यूटन ने जड़त्व पर विस्तृत नियम का प्रतिपादन किया, यानी कि उसको खोल के एक्सप्लेन किया था अच्छे से। वो किसने किया था? न्यूटन ने। लेकिन बाद में, लेकिन सबसे पहले की बात कर रहा है, सर्वप्रथम की बात कर रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? गैलीलियो आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो आंसर क्या आया? गैलीलियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे से गलती मत करना। जड़त्व या इनर्शिया का जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया? सबसे पहले गैलीलियो, लेकिन एक्सप्लेनेशन किसने दी बाद में अच्छे से? न्यूटन ने दी। ठीक है, फर्स्ट लॉ की बात करेगा तो न्यूटन जड़त्व की। क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछ चुका है तो ध्यान रखेंगे इसको। देखिए, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है पहले तो इस बात को समझ लीजिए। गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने अपनी पुस्तक, मैं पहले ही बता चुका हूं, प्रिंसिपिया नाम की एक बुक थी, उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार क्या बोला है? देखो सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियमों बोल रहे हैं या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक ही बात है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर। गुरुत्वाकर्षण क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पहले डेफिनेशन की अगर बात करूं मैं, तो ये है, पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, सेंटर की तरफ हर बॉडी को अपनी ओर आकर्षित करती है। हर बॉडी को क्या करेगी? सेंटर की ओर आकर्षित करती है। इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। सिंपल सी बात है। क्लियर। अब यहां पे दो चीज समझते हैं। दो बॉडी जिनका मास जो है, पहली का m1। अब ये नियम क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करूं तो ये लॉ जो है वो क्या था? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करूं, दो बॉडी जिसका मास मान लिया मैंने m1 और m2 है। कितना मास है? यानी कि इनका द्रव्यमान जो है वो कितना मान लिया? m1 और m2 है। तो न्यूटन ने क्या बताया कि इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या आकर्षण बल होगा, वो क्या होगा? मैं ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूं इस चीज को एक बारी। देखिए, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसका मतलब क्या है और कैसे कैसे चीजें बनेंगी। दो बॉडी जिनका मास कितना बताया मैंने, एक का m1, दूसरी का मास कितना लिया? m2 लिया, और इन दोनों के बीच की इन दोनों के आपके में जो फोर्स होगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो पहला पॉइंट क्या बोला उसने? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके द्रव्यमान के प्रोडक्ट के, यानी कि इनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर। m1 इंटू m2। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? इनके बीच की दूरी के। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन इनके बीच की भी कुछ ना कुछ दूरी रही होगी। वो कितनी मान ली? r मान ली मैंने। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो क्या लिखूंगा मैं? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 बटे में r स्क्वायर। m1 m2 बटे में क्या आ जाएगा? r स्क्वायर। ठीक है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है या प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है, अगर ये हटेगा, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि उनके जो द्रव्यमान है उनके गुणनफल या प्रोडक्ट के बराबर। क्लियर। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी या जो आपका अनुपाती, समानुपाती का जो साइन है जब भी हटेगा तो कुछ न कुछ कांस्टेंट लिखते हैं हम। अब वो कांस्टेंट क्या आएगा? वो कांस्टेंट आएगा आपके पास, दोबारा से मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं फिर बताता हूं। ये बात समझ में आ गई होगी कि न्यूटन का लॉ या गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? पहली बात तो न्यूटन ने दिया था। अब न्यूटन ने दिया था तो न्यूटन का लॉ था क्या? वैसे ग्रेविटेशन होता क्या है कि पृथ्वी हर पदार्थ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, आकर्षित करती है। क्लियर बात। और दूसरी चीज, इसने फर्स्ट नियम में क्या बताया कि दो बॉडी जिनका मास m1 m2 है और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो f है, और r इज द स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। स्मॉल r क्या दे दी? उनके बीच की दूरी है। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कितनी दे दी? स्मॉल r दे दी। तो पहला जो इसने नियम के बारे में बताया कि जो उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, आकर्षण बल जो होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मास के मल्टीप्लाई के, और दूसरा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के, यानी कि उनके जो बीच की दूरी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है। क्लियर बात। अब ध्यान रखें, डायरेक्टली का मतलब होता है अगर ये दोनों चीजें बढ़ेंगी तो फोर्स बढ़ेगा, घटेंगी तो घटेगा। इनवर्सली में क्या होता है? एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी क्या होगी? घटेगी, और दूसरी घट रही है तो एक क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर बात। अब इनको कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखा? डायरेक्टली f इज प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 बटे में r स्क्वायर। अब यहां से एक इक्वेशन आगे जब ड्राइव करेंगे तो देखें, मेरे पास क्या आ गया था? यहां तक ये आ गया था f जो है इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, m1 इंटू में m2
और बटे में क्या आ गया था आर स्क्वायर, इक्वल टू लिखेंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लिखेंगे, तो वो मैंने लिख दिया कैपिटल जी। तो यहाँ आ गया m1 m2 बटे में कितना आर स्क्वायर, वेयर जी इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज नाउ नोन एज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको नाम क्या दे दिया गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलेंगे, और कैपिटल जी से इसको डिनोट करेंगे। कई बार इसी के बारे में पूछ लेता है कि आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा, या इसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ठीक है। स्थिरांक जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो है उसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो यहाँ से जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इस आर स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे, m1 m2 को डिवाइड में ले जाएंगे, और इसकी यूनिट भी पूछ सकता है कई बार। क्या पूछ सकता है, यूनिट, तो वो यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो देखें हमारे पास क्या आ गया, f जो है इक्वल टू आ गया जी m1 इंटू m2 बटे में क्या है आर स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, f इंटू में आर स्क्वायर, और बटे में कितना आ गया m1 इंटू में क्या आ गया, m1 इंटू में m2 आ गया। अब इसकी यूनिट पूछ ले, इकाई पूछ ले, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आर मतलब डिस्टेंस है, तो इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर में, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, बटे में क्या आएगा, मास किस में मापा जाता है, किलोग्राम, तो किलोग्राम गुणा किलोग्राम करेंगे तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर आ जाएगा। तो ये यूनिट बढ़ जाएगी किसकी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, या मैं बोलूँ गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की यूनिट जो है वो बन जाएगी। इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू रहेगी वो भी ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ फोर्स, पहली बात तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो आपका लॉ है वो क्या कहता है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान रखिए कहाँ से आया वो मैंने बता दिया आपको। जी क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसको क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, और उसकी जो वैल्यू होगी वो निकाल सकते हैं, FR स्क्वायर अपॉन m1 m2। न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, ध्यान रखें रेलवे में कई बार इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे हैं डायरेक्ट, तो न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। अब इसकी यूनिट भी पूछिए, तो यूनिट भी मैंने यहाँ बता दी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर जो है वो इसकी यूनिट आ जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू और बता देता हूँ मैं। प्रैक्टिकल वैल्यू रहेगी किसकी, जी की, वो रहेगी आपके पास जी इज इक्वल टू, लिख लें आप अगर लिखना चाहें तो 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11। अब यूनिट क्या बताया था मैंने, यूनिट बताया था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर बात, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज द गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन था, न्यूटन था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, आई होप आपको ये जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की वो समझ में आ गई होंगी और हेल्प करेंगी आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट रहेंगे या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहेंगी वो उसको करने में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलता है। दूसरा ऑप्शन स्थिर वेग से नीचे की ओर चलता है। तीसरा ऑप्शन ऊपर की ओर त्वरित होने वाले। चौथा ऑप्शन नीचे की ओर त्वरित होने वाले। तो एक बार सोचें, 15 सेकंड का टाइम है, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं आपको। चलो, आई होप आपने सोच लिया होगा। पहले इसका आंसर देख लेते हैं डायरेक्टली। देखो, ये जो है लिफ्ट प्रॉब्लम और पुली प्रॉब्लम और आपके पास रॉकेट प्रपल्सन जो है मेन टॉपिक हैं आपके लॉज ऑफ मोशन के। क्लियर, तो ये तीनों के तीनों ध्यान रखें। लिफ्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है, लिफ्ट ऊपर जाएगी तो बार के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, नीचे आएगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कांस्टेंट आपके पास वेलोसिटी से जा रही है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर बात, नीचे की ओर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से या ऊपर की ओर जा रही है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर आपका रॉकेट प्रपल्सन, रॉकेट जा रहा है तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेज काम करेंगे, या पुली प्रॉब्लम है उसके ऊपर कौन से फोर्सेज काम करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलो, अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो, पहले मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन,
ऊपर की ओर त्वरित होने वाले, अगर कोई लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो उसमें जो व्यक्ति का भार है वो क्या होगा, अधिक होगा। अब ये बात मैंने क्यों बोली, अब मैं इसकी कंडीशन बता देता हूँ आपको, क्या क्या कंडीशन रहेंगी और कैसे कैसे होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखो, पहले ऊपर की ओर त्वरित होने वाले लिफ्ट में व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में क्या होता है, हमेशा अधिक होता है। क्यों होता है वो देखें। अब देखो, मान लीजिए आपके पास कोई लिफ्ट है, इस लिफ्ट में एक व्यक्ति बैठा है और ये लिफ्ट अगर मान लीजिए, सिंपल सी बात है, ऊपर जा रही है, कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, तो आपके पास जो वर्चुअल वेट होगा, इसके अंदर जो आदमी बैठा है उसका वेट की अगर मैं बात करूं, वर्चुअल वेट बोले या आभासी भार बोले, एक ही बात है, वो क्या होगा, एक्चुअल वेट। ये इक्वेशन है वो ध्यान रखनी है आपको। एक्चुअल वेट जो होगा यानी कि उसका जो वास्तविक भार है प्लस में जो फोर्स काम कर रहा है, दैट इज ma। फोर्स क्या काम कर रहा है, ma। नीचे की ओर हमेशा वेट लगता है और ऊपर की ओर क्या लगता है, फोर्स, दैट इज ma लगता है। तो वर्चुअल वेट जो है ऊपर जाती हुई लिफ्ट में वो क्या होगा, एक्चुअल वेट प्लस में ma होता है। और अगर लिफ्ट नीचे आएगी तो वर्चुअल वेट जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो वर्चुअल वेट हो जाएगा एक्चुअल वेट माइनस में हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर, मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि द्रव्यमान गुणा में आपका त्वरण हो जाएगा। क्लियर, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो हैं उनसे क्लियर हो रहा है कि जब भी लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो भार हमेशा क्या होगा, अधिक होगा। क्या जुड़ रहा है ma, तो भार हमेशा क्या होगा, जब भी लिफ्ट ऊपर जाएगी तो हमारा भार होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब भी लिफ्ट नीचे आएगी तो भार हमारा देखो घट रहा है। इसका मतलब जो वर्चुअल वेट है वो हमेशा क्या होगा, एक्चुअल वेट में से कुछ ना कुछ घटेगा यानी कि घटेगी। ये दो चीज़ सबसे पहले दिमाग में रखो। क्लियर बात, लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो भार हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। लिफ्ट नीचे की ओर आएगी तो भार हमारा घटेगा। पहली दो बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। अब अगर मान लीजिए लिफ्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रही है या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की ओर आ रही है, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा वो और देख लेते हैं। अब वह चीज़ और बता देता हूँ। सेकंड जो कंडीशन रहेगी कि वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, तब उसमें क्या करेंगे और क्या कंडीशन लगाएंगे। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी अपने पास तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी, देखो आपके पास वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी, कुछ भी हो सकती है, 3 4 5 7 मीटर पर सेकंड कुछ भी, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होती है आपके पास, एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जो वेग होता है अगर उसको मैं कांस्टेंट रख दूं, अचर का मतलब है कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन जो होगी यानी कि जो आपका त्वरण होगा वो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रही है उसको बोल लेंगे एक्सेलरेशन या त्वरण। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन, देखो डी अपॉन डी टी क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। अगर किसी कांस्टेंट, अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, अगर किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कितना आएगा, जीरो आएगा। जीरो आएगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितनी होगी, जीरो होगी। तो अब अगर एक्सेलरेशन जीरो होगी, अगर वो लिफ्ट आपके पास उसमें जो बंदा बैठा है, अगर वो ऊपर की ओर जा रही है और एक्सेलरेशन उसकी कितनी होगी, जीरो, तो वर्चुअल जो वेट होगा उसकी डेफिनेशन मैंने बताई। वर्चुअल वेट जो है, वर्चुअल वेट किसके बराबर होता है आपका, एक्चुअल वेट अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो क्या होता है, प्लस में मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन अगर जीरो होगी तो ये तो जीरो हो गया, तो इसका मतलब वर्चुअल जो वेट होगा वो किसके बराबर आ गया, एक्चुअल वेट के बराबर आ गया। कहने का मतलब है अगर किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ या कांस्टेंट वेग के साथ कोई लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो उसमें अंदर जो आदमी बैठा है उसका वेट जो है वो सेम रहेगा, जितना उसका वेट है एक्चुअल वेट के बराबर रहेगा उसका वर्चुअल वेट। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो होगी तो ये क्वांटिटी तो जीरो होगी अपनी, अगर जीरो होगी तो अपना एक्चुअल वेट बराबर क्या हो जाएगा, वर्चुअल वेट हो जाएगा। और यही कंडीशन आपकी जब कोई लिफ्ट नीचे की ओर आएगी उसमें भी लगेगी, क्योंकि नीचे की ओर जब लिफ्ट आएगी तो उसका डेफिनेशन क्या होती है, वर्चुअल वेट बराबर क्या होता है, एक्चुअल वेट माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ma। अगर एक ही जगह पे आप जीरो रखोगे तो ये तो कांस्टेंट हो गया, जीरो हो गया, तो बचेगा क्या, एक्चुअल वेट बराबर में वर्चुअल वेट। तो ध्यान रखिए टोटल कितनी कंडीशन होती हैं, टोटल 4 कंडीशन होती हैं, वो चारों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। पहली कंडीशन क्या बताई कि कोई भी आपके पास, पहली कंडीशन क्या बताई, लिफ्ट के अंदर कोई जो व्यक्ति बैठा है वो व्यक्ति, अगर मान लीजिए लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो पहली कंडीशन ध्यान रखें, पहली कंडीशन क्या बता रहा हूँ, कोई, मैं अगर सिंपल सी बात बोले कि लिफ्ट के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है और लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो उसका वेट बढ़ेगा, उसका वेट जो वर्चुअल वेट होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर। लिफ्ट, दूसरी कंडीशन क्या बताई, अगर लिफ्ट नीचे की ओर आएगी तो वेट क्या होगा, घटेगा। मैंने बताया ना
कि एक्चुअल जो वेट होगा वो प्लस में कुछ ना कुछ फोर्स दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ वेट जुड़ेगा, और यहाँ पे जब नीचे की ओर लिफ्ट आएगी तो जो एक्चुअल वेट होगा उसमें घटेगा कुछ ना कुछ। और तीसरी कंडीशन क्या बताई कि अगर आपके पास कोई लिफ्ट जो है उसके अंदर जो बंदा बैठा हुआ है अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि एक कांस्टेंट वेग के साथ ऊपर की ओर जा रही है, वेलोसिटी क्या है उसकी कांस्टेंट है, उस केस में एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, जीरो, चाहे वो ऊपर की तरफ जाए चाहे नीचे की तरफ जाए। तो उस केस में जो वर्चुअल वेट होगा उस आदमी का वो बराबर होगा किसके, एक्चुअल वेट के। ये 4 कंडीशन है तो ध्यान रखें। चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैंने क्या बताया था कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब वो लिफ्ट क्या हो, ऊपर की ओर त्वरित होने वाली हो, यानी कि ऊपर की ओर जा रही हो। क्लियर। नीचे की ओर जाएगी तो वेट कम होगा, वो ज़्यादा कब होगा, जब ऊपर की ओर जाएगी। अगर स्थिर वेग से ऊपर की ओर जाएगी तो जो वर्चुअल वेट होगा वो एक्चुअल वेट के बराबर होगा। और स्थिर वेग से, मैंने बताया ना, स्थिर वेग का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर नीचे की ओर आएगी तो भी वेट क्या होगा अपना, बराबर होगा किसके, एक्चुअल वेट के। क्लियर बात। तो बढ़ेगा कब, जब वो लिफ्ट कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। ऑप्शन है गतिहीनता, दूसरा ऑप्शन है दृढ़त्व, तीसरा ऑप्शन कुल भार और चौथा है अक्रियता। 10 सेकंड है, सोचे एक बारी क्या आंसर आना चाहिए इसका। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। देखें इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, पहले क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में, देखो यहाँ पे जो इसने बोला है किसी भी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो सीधी सी बात, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी दती जड़त्व, यानी कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया। क्या बोलेंगे, इनर्शिया बोलेंगे। क्लियर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। न्यूटन, और किसने बताया था ये, न्यूटन ने बताया था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर न्यूटन ने क्या बताया था, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कोई भी वस्तु, अब मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूं दोबारा से। देखो इसने क्या बोला कि कोई भी जो वस्तु है वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, और अगर रेस्ट का मतलब है विराम अवस्था में, और अगर कोई भी वस्तु अगर मोशन में है या गति में है तो वो गति में रहना चाहती है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल काम न करे। हमेशा ध्यान रखें ये बात है। और वो जो है आपका किसके कारण होता है, ये चीज़ जो मैंने ये प्रॉपर्टी बताई वो होती है जड़त्व, यानी कि इनर्शिया के कारण, जड़त्व के कारण या इनर्शिया के कारण। दूसरी चीज़, एक चीज़ और इफेक्ट करेगी, जो आपका इनर्शिया है वो मोस्टली डिपेंड रहता है किसके ऊपर, द्रव्यमान के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड रहता है, अपना द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, द्रव्यमान के ऊपर। द्रव्यमान मतलब मास, यानी किसी बॉडी का मास अगर ज़्यादा है तो उस बॉडी को रेस्ट से मोशन में और मोशन से रेस्ट में लाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, ज़्यादा बल की रिक्वायरमेंट रहेगी। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है मान लीजिए और इसका जो भार है वो ज़्यादा है, मास जो है ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, इसको मोशन में लेके आने के लिए इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है। तो हमेशा ध्यान रखो जड़त्व जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के सीधे अनुपात में रहेगा। किसके, मास यानी कि द्रव्यमान के सीधे अनुपात में रहता है। ठीक है। कोई बॉडी मोशन में, अगर इसको रेस्ट में लेके आना है तो अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा तभी तो ये रेस्ट में आएगी ना। तो वो जो फोर्स लगेगा, अगर ये मोशन में है और इसका वेट ज़्यादा है तो उसके लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, वो फोर्स क्या होगा, अपना ज़्यादा होना चाहिए, वो बल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, तब ये बॉडी रेस्ट में आएगी। तो यही चीज़ है कि जो इसने क्वेश्चन में बोला कि भाई आपके पास किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधे रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जड़त्व या इनर्शिया। और वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है किसके, मास या द्रव्यमान के। और क्यों होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी सारी चीज़ें। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल
टाइप का क्वेश्चन रेलवे ने पूछा था, बहुत से क्वेश्चन पूछे हैं ऐसे, ग्रुप डी में भी पूछे पिछले साल 2018 में जब एग्जाम हुए उसमें लगभग 3 से 4 महीने एग्जाम चले, तो हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जरूर पूछता है और आगे भी पूछेगा, तो इसका स्पेशली ध्यान रखें कि क्वेश्चन दिया आपको मोशन से संबंधित एक क्वेश्चन है। एक बार सोचें, 15-20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, फिर आंसर बताएं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ आपको। क्लियर? आई होप आपने सोच लिया होगा। चलो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखें यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन में क्या दिया वो समझते हैं। m द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से, m द्रव्यमान का पिंड v वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है। पिंड के संवेग में परिवर्तन है 2mv, 0mv या -mv। अब संवेग क्या होता है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं p साइन से। तो p जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, mv बोलते हैं, या मोमेंटम, जिसको p को क्या बोलेंगे, मोमेंटम, और मोमेंटम को हिंदी में क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, लाइन की बात करें, लीनियर मोमेंटम की बात करें तो p से डिनोट करेंगे और वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। अब द्रव्यमान, किसी बॉडी का द्रव्यमान जो है वो m है और उसका जो वेग है वो क्या है, v है, तो उसका जो मोमेंटम रहेगा p वो क्या रहेगा, कैपिटल M इंटू स्मॉल v, यही रहेगा, मास इंटू वेलोसिटी। अगर उसको मान लीजिए दीवार, अगर वो दीवार से टकराएगा तो आपके पास डायरेक्शन जा रही है, उसका मोमेंटम है मान लीजिए मास इंटू वेलोसिटी। दीवार से टकराने के बाद वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से अगर विपरीत दिशा में वापस आता है तो जो संवेग रहेगा, ये अगर p1 मान लिया जिस डायरेक्शन में जा रहा है, और दीवार से टकरा के जब वापस आएगा तो वो जो मोमेंटम होगा वो p2 मान लिया मैंने, क्या मान लिया, p2 मान लिया। मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे आपके पास, मैं ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को। अगर ये बॉडी जिसका मास कैपिटल M था जा रही है, दीवार मान ली ये दीवार है, और इस दीवार से अगर टकराएगी, मान लीजिए इस दीवार से टकराएगी, v इसकी वेग यानी कि वेलोसिटी है, तो p मोमेंटम मान लिया p1, उसकी वैल्यू क्या होगी, कैपिटल M इंटू में v। क्लियर? अब दीवार से टकराने के बाद जब ये वापस आएगा तो मोमेंटम क्या मान लिया, p2 मान लिया, और p2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास तो उतना ही रहेगा, m है आपके पास। ठीक है, लेकिन जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, जा रही थी इसमें पहले वेलोसिटी v क्या माननी थी, जिस डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, -v। तो जो मोमेंटम हो गया वो क्या हो गया, माइनस का mv हो गया। क्लियर? अब जो पिंड के जो संवेग में परिवर्तन होगा या चेंज इन मोमेंटम की अगर मैं बात करूं, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा अपना, अगर मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करूं, चेंज इन मोमेंटम की बात करूं, चेंज इन मोमेंटम, तो वो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, डेल्टा पी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा पी मतलब जो चेंज हुआ वो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम, क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम दैट इज p2 और इनिशियल मोमेंटम क्या है, p1। तो p2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, m इंटू नेगेटिव साइन के लिए वेलोसिटी -v, माइनस का साइन लगाएंगे, और p1 क्या था, कैपिटल M इंटू में v। क्लियर? तो -mv क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का
2mv क्या हो जाएगा, माइनस का 2mv। सिर्फ माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को। हमें मतलब है मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड कितना है 2m इंटू वी। अब 2m इंटू वी जो है किस ऑप्शन में दिया गया है, वो ऑप्शन हम देख लेंगे। अब किस ऑप्शन में है 2m इंटू वी, वो दिया गया ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैट इज 2m इंटू वी, 2 गुणा मास इंटू वेलोसिटी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, 1 न्यूटन सेकंड संवेग वाले और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा है। मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, बड़ा ही आसान सा है, सोचेंगे तो एक बारी 10-15 सेकंड है, सोचें एक बार इसको, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं आपको क्या आएगा और कैसे कैसे आएगा। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। देखिए इसने क्वेश्चन में क्या दिया, एक 2 न्यूटन संवेग वाले 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। सबसे पहले गतिज ऊर्जा क्या होती है, जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ m इंटू वी स्क्वायर के बराबर होती है। मास गुणा में वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि द्रव्यमान गुणा में वेग का स्क्वायर होता है। इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, या हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। अब इसको निकालने के लिए आपके पास, अब इसने एक न्यूटन्स जो है 2 न्यूटन संवेग दिया। अब संवेग क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर। अब मास कितना दे दिया, 3 किलोग्राम। द्रव्यमान कितना दिया, 3 किलोग्राम। मोमेंटम कितना दिया, 2 न्यूटन्स। तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, आराम से बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखें क्या लिखेंगे, संवेग कितना है 2 न्यूटन्स, यानी कि 2 बराबर है मास कितना दिया 3 किलोग्राम, तो 3 गुणा में वेलोसिटी। अब यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकल जाएगी, 3 बटे में आ जाएगा। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 2 बटे में 3। कितना आ गया, 2 बटे में 3। अब 2 बटे में 3 अगर वेलोसिटी आई तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। मास कितना है आपके पास 3 और वेलोसिटी कितनी है 2 बटे 3। तो देखो यहाँ पे आपके पास गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो कितनी आ गई, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, यही फार्मूला है। तो हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब कितना होगा, 1/2 गुणा m कितना आपके पास 3 किलोग्राम, तो 3 करेंगे, गुणा में वेलोसिटी कितनी आई, वेलोसिटी कितनी आई थी, देखो वेलोसिटी कितनी आई थी 2 न्यूटन्स जो आपके पास संवेग है। तो मोमेंटम p इक्वल टू m इंटू वी था, तो m कितना था 3 और v कितना था आपके पास, v मान लिया। अब यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे, 3 डिवाइड में लेंगे तो v की वैल्यू किसके बराबर आ गई 2/3। क्लियर। अब 2/3 अगर यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे 2/3 रख दिया मैंने। अब देखो 3 से 3 काट दिया, अब यहाँ पे क्या काट दिया, ये देखो 1/2 m इंटू वी स्क्वायर है ना। तो एक चीज़ और, 3 से 3 काट दिया, लेकिन v का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करना है तो इसका मतलब 2/3 2 बार लिखना पड़ेगा, गुणा में एक बार और लिख दिया 2/3। अब देखो इस 2 से ये 2 काट दिया तो कितना बच गया, 2/3 बच गया। तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 2/3 जूल। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। तो आंसर आ गया 2/3, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2/3 जूल। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा आपके पास स्क्रीन के ऊपर। रॉकेट के सिद्धांत खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, दूसरा है बर्नौली प्रमेय, तीसरा है एवोगैड्रो परिकल्पना और चौथा है संवेग संरक्षण। तो सोचिए और बताएं इसका आंसर क्या आना चाहिए।
चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। देखें मैंने बताया था 3 जो इसमें चीज़ें होती हैं, लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है फिजिक्स का, उसमें एक तो रॉकेट प्रपल्सन जो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, एक पुली प्रॉब्लम होती है, एक हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम होती है, और एक होती है आपकी जो इससे पहले डिस्कस कर चुका हूँ लिफ्ट प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो उनसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, न्यूमेरिकल एक आध क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपसे पूछेगा ही पूछेगा, तो ध्यान रखें। तो देखो इसने क्वेश्चन में क्या दिया, रॉकेट जब उड़ता है या ऊपर की ओर जाएगा, देखो ये जो रॉकेट है अगर ये ऊपर की ओर जाएगा तो क्यों जाता है रॉकेट ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे की ओर जो गैसेज निकलती हैं आपकी, देखा होगा आपने, जो गैसेज निकलती हैं वो गैसेज क्या करती हैं, नीचे की ओर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं, जिस कारण ये है थ्रस्ट के कारण या संवेग के कारण बोल सकते हो आप, ऊपर की तरफ जाएगा। तो रॉकेट किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है, पहले आंसर बता दूं तो इसका राइट आंसर आएगा संवेग संरक्षण, जिसको बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के ऊपर काम करता है। क्लियर बात, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो रॉकेट है, रॉकेट प्रपल्सन जिसको बोलते हैं आप, वो किस सिद्धांत पर काम करता है, संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है। देखिए रॉकेट जब भी ऊपर की तरफ जाएगा तो हमेशा ध्यान रखें गैस अत्यधिक वेग से नीचे की ओर जाएंगी, और रॉकेट को आगे की ओर बढ़ाने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करेंगी, जिससे क्या करेगा, मोमेंटम का मतलब होता है संवेग, इसके कारण ये जो रॉकेट जो है उसी स्पीड के साथ कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो रॉकेट का जो आपका काम है वो किसके ऊपर काम करता है, संवेग संरक्षण बोलें या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलें, एक ही बात है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक मछुआरा झील में फंस गया है क्योंकि उसके मोटरबोट की बोट खराब हो गई है, किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया, उसे नाव के अंदर ही किनारे की ओर चलना आरंभ कर देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, उसे इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारे से दूर फेंकना चाहिए। तीसरा ऑप्शन दिया, उसे नाव पर लेट जाना चाहिए। और डी ऑप्शन दिया, उसे इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारे की ओर फेंकना आरंभ कर देना चाहिए। तो जल्दी से सोचिए फिर क्या आंसर आना चाहिए इसका। दोबारा से क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। एक मछुआरा झील में फंस गया है क्योंकि उसके मोटरबोट की बोट खराब हो गई है, किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन, उसे नाव के अंदर ही किनारे की ओर चलना आरंभ करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, उसे इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारों से दूर फेंकना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, उसे नाव पर लेट जाना चाहिए। और डी ऑप्शन है, उसे इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारों की ओर फेंकना आरंभ कर देना चाहिए। तो एक बार जल्दी से सोचें फिर इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। अगर ये आपके पास किनारों के नज़दीक और किनारों के और नज़दीक जाना चाहता है ताकि उसकी बोट खराब हो चुकी है, सिंपल सी बात है, अगर वो तो चलेगी नहीं, तो उस समय उसको जो बेस्ट सिचुएशन रहेगी वो क्या करना चाहिए, तो वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसे इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारों से दूर फेंक देना चाहिए। बी जो है वो इसका राइट आंसर आएगा। क्यों बोला ऐसा, संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार किनारों से दूर मछलियों को फेंकने पर क्या होगा, ऐसा क्या होगा कि आपके पास अगर जैसे ही मछलियों को किनारों से दूर फेंकेगा तो बोट उसके विपरीत अर्थात किनारों की तरफ बढ़ेगी। ये बात ध्यान रखना है। और ये किसके कारण होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमेशा ध्यान रखें चीजें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए लीनियर मोमेंटम, इसके कारण जो है वो घटित होता है। तो आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। क्लियर, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, जी की इकाई क्या है। मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, फिर आगे जी स्टैंड्स फॉर मैं बता चुका हूं। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं आपके पास गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। क्लियर, तो जी मैंने डिटरमाइन किया था, तो जी की वैल्यू क्या आई थी, एफ इंटू आर। ये आपके पास क्या था, एफ इंटू आर स्क्वायर बटे में क्या था, m1 इंटू m2। अब फॉर्मूले से यूनिट बनती हैं, तो यहाँ पे फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। आर डिस्टेंस है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट या टू बॉडीज, तो वो क्या मीटर में मापी जाती है, तो मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ मास जो है किलोग्राम में आता है, तो किलोग्राम गुणा किलोग्राम क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्योंकि फॉर्मूला बता चुका हूं मैं, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बटे में क्या आता है आपके पास आर स्क्वायर होता है। क्लियर बात। अगर यहाँ से g की वैल्यू निकालेंगे तो आर स्क्वायर इस साइड चला जाएगा, तो यहाँ g की वैल्यू क्या आ जाएगी, f गुणा में आर स्क्वायर, और बटे में क्या आ जाएगा, m1 इंटू m2 डिवाइड में चले जाएंगे m1 इंटू m2। तो देखो फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। क्लियर। r डिस्टेंस है तो आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, बटे में क्या है, मास, मास यानी कि किलोग्राम गुणा किलोग्राम क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो लॉ था वो था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको बोल सकते हो आप। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बल का मात्रक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जल्दी से एक बार आंसर दे, सोचें एक बार क्या आना चाहिए इसका आंसर। बल का मात्रक है, ऑप्शन है किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और डी ऑप्शन है किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखें, जब यूनिट्स मैंने बताए थे, पढ़ाए थे, तो उसमें सारी चीजें लगभग बता दी थी। बल यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स, अब उसकी डेफिनेशन क्या है कि वो प्रोडक्ट होता है किसका, मास और एक्सेलरेशन का, यानी कि द्रव्यमान गुणा में त्वरण। ठीक है, तो मास को किस में मापते हैं, किलोग्राम में, और एक्सेलरेशन को किस में मापते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस ऑप्शन में दे रखा है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, फिर से वही आपका यूनिट से संबंधित क्वेश्चन। एक माइक्रोन बराबर होता है 100 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर और 0.001 मिलीमीटर। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, वो आप आराम से सोच सकते हैं। देखो, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है वो देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि 1 माइक्रोन जो है वो होता है कितने मीटर के बराबर, वो होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। 10⁻⁻6 मिलीमीटर। अगर इस मीटर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको गुणा करना पड़ेगा, किससे गुणा करना पड़ेगा, 10⁻²। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से मीटर से कट के किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर। अगर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर हट जाएगा, और इसको किससे गुणा कर दो, 10 से और गुणा कर दो। क्लियर। तो ये मिलीमीटर बन जाएगा। माइक्रो का साइन ये है, 1 माइक्रो जो है इतने मीटर के, माइक्रोमीटर जो है इतने मीटर, 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होगा, और 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर बन जाएगा। अगर 1 और 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, मिलीमीटर बन जाएगा आपका। क्लियर बात। अब देखो, पावर -6, पावर 2 और पावर 1, तो 2 और 1 3 प्लस और माइनस के 6 कितने हो जाएंगे, यानी कि 1 माइक्रोमीटर जो है वो किसके इक्वल हो गया, 10⁻⁻3 मिलीमीटर के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 10⁻⁻3 मिलीमीटर के बराबर हो गया। क्लियर बात। अब यहाँ एक चीज़ देखें, इसने 1 माइक्रोन मीटर बोला है। अब 10⁻⁻3 mm जो है, अगर इस -3 को मैं नीचे ले जाऊंगा, नीचे 1 होता है, नीचे ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, हमारे पास क्या आ गया था, 1 माइक्रो जो है, माइक्रोमीटर जो है वो किसके बराबर होता है आपका, 10⁻⁻3 mm के बराबर होता है, -3 मिलीमीटर के बराबर होता है। क्लियर बात। 1 माइक्रोमीटर। अब इसको लिख सकते हैं 1/10⁻3, और 1/10⁻3 कितना होता है, 1/1000। क्लियर बात। 1/1000 क्या होता है, 0.001 लिख सकते हैं इसको, 0.001, और ये क्या है, mm है, दैट इज मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 0.001 मिलीमीटर। तो किस ऑप्शन में दे रखा है, 0.001 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, तापमान का एसआई मात्रक क्या है, बहुत बार पढ़ चुके हो, आराम से बता सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से लगा देंगे। पहला ऑप्शन जूल नहीं होता, जूल किसकी यूनिट होती है, आपकी वर्क डन यानी कि काम, और एनर्जी की यूनिट यानी कि ऊर्जा की यूनिट होती है। केल्विन बिल्कुल राइट आंसर है, तो आंसर क्या आ जाएगा, केल्विन। दूसरा ऑप्शन वाट पावर की यूनिट होती है, नहीं आएगा। कैलोरी जो है एनर्जी की यूनिट होती है, नहीं आएगा। तो आंसर क्या आएगा, केल्विन, दैट इज बी ऑप्शन। तापमान यानी कि टेम्परेचर की एसआई यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो इसने पूछी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा। क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डिग्री सेंटीग्रेड भी होती है इसकी यूनिट, केल्विन भी होती है। गतिमान वस्तु में होता है, पहला ऑप्शन
या गतिमान वस्तु में होती है स्थितिज ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट दो ऊर्जा, जब कोई वस्तु रेस्ट में रहेगी या कोई वस्तु मोशन में रहेगी तो दो ऊर्जा है आपके पास, एक तो होती है, एक में होती है स्थितिज ऊर्जा और एक में होती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? ऐसी एनर्जी जो किसी बॉडी के मोशन के कारण होगी उसे बोलेंगे गतिज ऊर्जा। द एनर्जी विच प्रोड्यूस ड्यू टू द मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। और जो आपके रेस्ट के कारण रहेगी या बॉडी की पोजीशन के कारण रहेगी वो रहेगी आपकी स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन है या फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू में हाइट, mgh। और काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला रहता है वो होता है हाफ mv²। तो अब सिंपल सी बात है, आपका गतिज ऊर्जा जो होगी वो किसके कारण होगी? गतिमान वस्तु। तो गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी पूछे गति के कारण कौन सी ऊर्जा आएगी तो आएगी गतिज ऊर्जा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। राइट आंसर रहेगा आपका। हमेशा ध्यान रखें इस चीज को। क्लियर? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके पास स्क्रीन के ऊपर। 10 सेकंड है, सोचें एक बारी, बताएं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? ऑप्शन है आवर्ती, दूसरा तरंग दैर्घ्य, तीसरा आवर्तकाल, चौथा है समय। सोचें एक बारी, फिर मैं इसका आंसर और लॉजिक के साथ बताता हूं क्या आना चाहिए। आई होप आपने सोच लिया होगा। देखो एंगस्ट्रॉम मैं कई बार बता चुका हूं। एंगस्ट्रॉम को ए के ऊपर जो पॉइंट लगाते हैं उससे रिप्रेजेंट करते हैं। ए नोट बोल सकते हो आप इसको। 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है? वो होता है आपका 10⁻⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। क्लियर? और इससे क्या मापते हैं? किसी भी वेव की वेवलेंथ मापते हैं। क्या मापते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ या बोले तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य। तो आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। आवर्ती होती है फ्रीक्वेंसी, आवर्तकाल होता है टाइम पीरियड और समय होता है टाइम। तो इन तीनों में से नहीं आएगा तो आंसर क्या आएगा? वेवलेंथ आएगा, दैट इज द तरंग दैर्घ्य जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो एंगस्ट्रॉम किसको मापता है? तरंग दैर्घ्य को मापता है। और उसकी मीटर में वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर? चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। पहला ऑप्शन तापक्रम, दूसरा प्रवाह, तीसरा दाब और चौथा है चाल। 10 सेकंड है, सोचें एक बारी क्या आंसर आना चाहिए इसका। टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है तापक्रम, प्रवाह, दाब या चाल। चलो देखें इसका राइट आंसर बता देता हूं पहले। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब चाल। टैकोमीटर आपने देखा होगा जो आपकी गाड़ियां होती हैं 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, उसमें स्पीड मेजरिंग डिवाइस लगा होता है, उसी को बोलते हैं आरपीएम मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो उसी को बोलते हैं टैकोमीटर। क्लियर? ऑटोमोबाइल का जो डैशबोर्ड होता है, ऑटोमोबाइल में जितने भी आपके डैशबोर्ड होंगे उसमें टैकोमीटर का बहुत बार प्रयोग किया जाता है। तो टैकोमीटर ऐसा यंत्र है। और एक चीज़ और, टैकोमीटर यंत्र से एक चीज़ और करते हैं, वायुयानों की गति भी मापते हैं। टैकोमीटर उसमें भी लगा होता है। तो यहाँ पे किसके लिए? गति मतलब चाल को मापने के लिए इसका यूज करेंगे। तो आंसर क्या आएगा? टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे क्या मापा जाता है? चाल या वेलोसिटी जो है वो मेजर की जाएगी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एनीमोमीटर का उपयोग खालिस्तान मापने में किया जाता है। पहला ऑप्शन पवन की दिशा, दूसरा पवन का वेग, तीसरा पवन की दाब प्रवणता, चौथा पवन की गति या बल। तो इसका आंसर आ जाएगा एनीमोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज करते हैं किसको मापने के लिए? पवन का वेग, वेलोसिटी ऑफ द विंड जो है उसको मापने के लिए इसका यूज करेंगे। तो आंसर आ जाएगा पवन का वेग। एनीमोमीटर का प्रयोग पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ये थी अपनी पार्ट नंबर 2, मापन एवं गतिकी का पार्ट नंबर 2 था, फिजिक्स का एक टॉपिक। इसका पार्ट नंबर 3 बहुत जल्द लेकर आऊँगा आपके साथ। 15-20 क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आई होप आपको आज की वीडियो अगर पसंद आई होगी, पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का जिसने फॉर्म भर रखा, अगर नहीं भी भर रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी किसी न किसी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, तो इसको शेयर कर दें। और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में, तब तक सेफ रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।